मैं सौरभ चक्रवर्ती अपनी पत्नी दीप्ति की आखिरी इच्छा पूरी करने कल रात ही शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका से काशी पहुंचा। उसकी इच्छा अनुसार स्थित कलश का मणिकर्णिका घाट काशी में विसर्जन करना था मुझे। दीप्ति का बचपन इसी शहर में बीता था। वाराणसी, जिसे बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं, उसका ननिहाल था। इस कारण यहाँ से उसका लगाव स्वाभाविक था। फिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार हमारे लिए सीधा स्वर्ग का रास्ता खोलता है। यह प्रलोभन तो हमारे अचेतन मन में रहता ही है। जब दीप्ति कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गई तो उसका मनोबल इतना डगमगा गया कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं तथा काबिल और समर्पित चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उसने मौत की आहट सुन ली थी। उसे इस हालत में देखकर मेरे हृदय के भी हजार टुकड़े हो रहे थे। फिर भी उसकी खातिर मैंने खुद को ठोस बनाए रखा। मृत्यु से ठीक 1 घंटा पूर्व उससे मुझसे कहा, सौरभ, मेरी आखिरी इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट काशी में होता। वह तो अब संभव नहीं, पर इतना वादा करो कि तुम मेरी अस्थियां उसी घाट पर विसर्जित करोगे। उसकी बात सुन मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आखिर कब तक ये छिपी रहती। मैंने उसे गले से लगाया और बहुत दिलासा दिया, तुम ठीक हो जाओगी। हमें तो अभी साथ में और बहुत कुछ देखना है। तुम हिम्मत से काम लो दीप्ति। पर उसका मन पहले ही हार चुका था। मैं बस उसे गले से लगाए उसका हाथ पकड़े उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में बड़ी उदासी थी। साथ छूटने का गम जितना उसके मन में था, उससे कहीं अधिक मेरे मन में था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। मेरे दोनों बेटे बहुओं सहित उसे दिलासा दे रहे थे, मगर जाने वाले को कौन रोक पाया है। उसके जाने के बाद मैं तो जैसे बेजान वस्तु बन गया था, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने खुद को तैयार किया। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने मन में ठानी और निकल पड़ा। उसे दिए वचन को पूरा करने में कल रात शिकागो से एयर इंडिया की सीधी उड़ान पकड़ दिल्ली होते हुए यहाँ पहुंचा और गंगा घाट के समीप ही एक होटल में ठहर गया। प्रातः गंगा किनारे पहुंचते ही मुझे मित्र की कही एक बात याद आ गई, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचो तो सेवे काशी। जिसने यह बात कही होगी उसे शायद आज के काशी की कल्पना भी नहीं होगी। मुझे तो आज काशी और उसके घाट बेहद स्वच्छ और खूबसूरत नजर आ रहे थे। खैर, जैसे मेरी नाव नदी की धारा के मध्य की ओर बढ़ी, एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। गंगा के घाट एक धनुष की आकृति में सजे दिखे। आप तो जानते ही होंगे कि गंगा अपने उद्यम से जब समुद्र से मिलने चलती है तो वह मुख्यतः दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। कुछ ही ऐसे स्थल हैं जहां गंगा उत्तरायण होती है। वाराणसी उनमें से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह काशी की गंगा को अतिरिक्त महत्व प्रदान करता है। पृथ्वी पर उसका स्वागत करने वाले शिव बाबा विश्वनाथ से एक बार पुनः मिलने का अवसर जो उसे मिलता है यहाँ। इसी बात को मेरे नाविक ने कुछ अपने अंदाज में कहा, साहब, जब गंगा मैया काशी पहुंची तो उन्होंने अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली थी। सोचा जरा अपनी यात्रा को तो देखूं। पीछे जो मुड़ी तो उनका मुंह उत्तर की तरफ घूम गया। गंगा के उत्तरायण होने की इस व्याख्या ने चेहरे पर मुस्कान ला दी। उत्तरायण होने के बावजूद उसके सभी घाट पूर्वाभिमुख हैं। सूर्योदय की पहली किरण इन घाटों पर पड़ रही थी, जो इनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। इनकी खूबसूरती को निहारता मैं कब मणिकर्णिका घाट जा पहुंचा पता भी नहीं चला। जैसे मैंने पहले कहा, काशी के घाटों में मणिकर्णिका घाट का विशेष महत्व है। कहते हैं यहाँ चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति की आशा में अन्य स्थानों से भी बड़ी संख्या में आए परिजन अपने स्वजनों का अंतिम संस्कार यहीं करना चाहते हैं। जैसे मेरी नाव घाट पर पहुंची, मेरे पुत्र का एक मित्र अपने पुरोहित के साथ मेरे सामने उपस्थित हो गया। उससे पहले से ही मेरा संपर्क कर लिया गया था। पंडित जी ने अस्थि प्रवाह की सारी प्रक्रिया लगभग 1 घंटे में पूरी कर दी। मुझे संतोष हुआ कि मैं दीप्ति की आखिरी इच्छा तो पूरी कर सका। अब मुझे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना था और फिर संध्या की फ्लाइट पकड़ कोलकाता निकल जाना था। इतनी दूर आने के बाद एक बार सुचित्रा, मेरे बुआ की बेटी, से मिलना तो बनता ही था।
क्योंकि अब वही मेरा एकमात्र जीवित रिश्तेदार थी जो दुनिया के इस कोने में रहती थी। अब आपको बताऊं, मैं मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक था, मगर वर्ष 1971 में मेरे शांत मुल्क में एक ऐसा तूफान आया जिसने कितनों की जिंदगी तबाह कर दी। मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण पूर्व एशिया में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के अभ्युदय की। इसके जन्म की प्रसव पीड़ा धरती माँ को नहीं, उस क्षेत्र के निवासियों को झेलना पड़ा। कितने निर्दोष मौत के घाट उतार दिए गए। यह इतिहासकारों के लिए आंकड़ों का खेल होगा, हमारे लिए तो यह ऐसी त्रासदी थी जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। जनरल याह्या खान की कत्लेआम करती सेना ने स्वयं को बचाकर मैं भारत पहुंचने में सफल तो हो गया, पर आगे क्या, सोचकर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना स्वाभाविक था। यह तो ईश्वर की असीम कृपा थी। मेरे पास भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्य नगर कोलकाता में सर छिपाने की जगह थी। मेरी बुआ का एक बड़ा सा मकान था और आर्थिक रूप से उनका परिवार काफी संपन्न था। फिर भी अपनी जीविका का कोई उपाय तो करना ही था। मैं अपने मुल्क में एक डिग्री कॉलेज में अध्यापक के रूप में काम करता था, पर यहाँ तो वैसी नौकरी पाना असंभव ही था। मैं ठहरा एक अवैध शरणार्थी। फिर मुझे प्राध्यापक के रूप में कौन नौकरी देता। फिर भी मेरे पास गणित में एमएससी की डिग्री थी, पढ़ाने का अनुभव था और उस कार्य में निपुण भी था। बंगाल में हम बांग्लादेशियों के प्रति जो सद्भाव था, मुझे उसे आशा बंधी कि यदि प्रयास किया जाए तो किसी निजी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी तो मिल ही जाएगी। मेरी बुआ और मेरी बहन बुआ की बेटी ने मेरे विचार का समर्थन किया। नौकरी पाने के लिए मैंने एक राजनीति तय की जिसके तहत प्रत्येक दिन में किसी विशेष इलाके में जाता, वहाँ स्थित सभी विद्यालयों में पहुंचकर कोशिश करता कि प्राचार्य से मिलूं, कुछ बातें करूं। शायद मेरी योग्यता और अनुभव के कारण कोई नौकरी देने को तैयार हो जाए। यह कोई आसान काम नहीं था। उस पर मैं ठहरा एक अवैध प्रवासी। सद्भावना अपनी जगह थी, नियम की प्रतिबद्धता अपनी जगह। सारा दिन मुख्य सड़क से जुड़ी गलियों की खाक छानता। शुरू में तो स्कूल में प्रवेश करने में भी झिझक होती, मगर 2-3 दिन बाद उस हीन भावना पर मैंने विजय पा ली। थक जाता तो किसी पार्क में थोड़ी देर के लिए बैठ जाता। पास में कुछ पैसे होते अतः कुछ खा पी लेता। इसके लिए घर जाना समय की बर्बादी लगती। इस मुहिम के 5वें दिन तो विद्यालयों में कुछ बात बनने लगी। प्राचार्य ने मेरी बातों को गौर से सुना, योग्यता और अनुभव की प्रशंसा की और पूछा, बांग्लादेश से आए हो? अब उनसे झूठ कैसे बोलता। स्वीकार में बस सिर हिलाया। लगा यह नौकरी भी मिलने से रही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब बातें करो तो बोलने के लहजे का ख्याल रखो। देखो, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों के बात करने का लहजा अलग अलग होता है। मैंने तुम्हारी बातों से ही समझ लिया कि तुम उस पार से आए हो। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रख लूँगी। ऊंचे वर्ग 9 से 12 तक में मुझे गणित का अच्छा शिक्षक चाहिए भी, पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुम्हें स्कूल के नियमित शिक्षक के रूप में अपने रजिस्टर पर नहीं दिखलाऊंगी। तुम्हारा वेतन भी नकद दिया जाएगा। दी जाने वाली राशि तुम्हारी कार्य कुशलता और बच्चों की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। यदि तुम्हारा काम ठीक रहा तो फिर देखेंगे तुम्हारे लिए आगे और क्या किया जा सकता है। ध्यान रहे, बाहरी लोगों से अपनी नौकरी और स्कूल की जानकारी साझा नहीं करोगे। मेरे कहने का अर्थ समझ तो रहे हो ना। मुझे क्या चाहिए था? अंधे को 2 आंखें। मेरी आंखें भर आई। मैंने उनका चरण स्पर्श किया। वैसे भी वे माँ की उम्र की थी। मैं चलने को उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अपना आखिरी आदेश सुनाया, कल प्रातः 8:30 पर स्कूल आ जाओगे। सारे वर्ग 9 बजे शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा रूटीन भी तुम्हें कल ही मिल जाएगा। इस तरह मुझे मेरा मनपसंद काम मिल गया और अगली सुबह से ही मैंने विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सीमा पर भी परिस्थिति अब सामान्य होने लगी थी। मेरे माँ बाबा तक अपनी खैरियत और नौकरी की सूचना पहुँचा दी। 1 सप्ताह बाद मेरे स्कूल की प्राचार्य ने कार्यालय में बुलाकर मेरे कार्य की प्रशंसा की और मेरे वेतन के बारे में भी बताया, जो मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही था। लगभग 15 दिनों बाद मुझे पहला वेतन दिया गया और प्राचार्य ने शाम को अपने घर आने पर आग्रह भी किया। उनके घर जब पहुंचा तो थोड़ी देर के लिए तो मेरी सांसें रुक सी गई।
उनके पति नगर के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी जो थे, उन्हें देखकर तो मैं हक्का बक्का ही रह गया। मगर वहाँ सबों ने मेरा मुस्कुरा कर स्वागत किया और मैडम ने बड़े प्यार से मुझे चाय पिलाया, कलकत्ता का प्रसिद्ध संदेश भी खिलाया। चलते वक्त उन्होंने अपनी बेटी दीप्ति से मेरा परिचय कराया। मैं तो उसे जानता ही था। मैडम, यह तो अपने स्कूल में 12वीं की छात्रा है, मैं इन्हें गणित पढ़ाता हूँ। मैडम ने हंसते हुए कहा, सौरभ, इन्हें नहीं, इसे। यह तुम्हारी विद्यार्थी है और मुझे तुमसे इसके लिए कुछ सहायता चाहिए। यह गणित में थोड़ी कमज़ोर है। यदि शाम को तुम कुछ वक्त इसे दे सको तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा। तुम जो कहोगे मैं उतनी फीस दे दूंगी, लेकिन तुम इसे गणित अच्छे से सिखा दो बस। मैंने हाथ जोड़े और बस यही कहा, मैडम प्लीज़, पैसे की बात नहीं, मैं कल से संध्या 5 बजे आ जाऊंगा। वैसे भी आपका निवास मेरे घर जाने के रास्ते में ही है। जिसका इतना बड़ा उपकार था मुझ पर, उनसे पैसे लेना किसी पाप से कम होता क्या। चलते वक्त मैडम ने मेरे हाथ में एक मोटा सा लिफाफा पकड़ाया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज़ हैं, घर जाकर देखना। घर पहुंचकर जब लिफाफे को खोला तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसमें मेरा परिचय पत्र, भारत में स्थायी तौर पर रहने एवं कार्य करने की सरकारी अनुमति का पत्र था। इतना बड़ा उपकार किया उन्होंने मुझ पर, इस प्रकार मेरी जिंदगी लीक पर चल पड़ी। वक्त के साथ मैडम को यह पता तो चल ही गया कि अपने मुल्क से भागने के पूर्व मैं राजशाही कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्यरत था। एक दिन शाम दीप्ति को पढ़ाकर जब मैं ड्राइंग रूम में आया तो मैडम ने मेरा परिचय वहां बैठे एक सज्जन से करवाया। सौरभ, ये दीप्ति के चाचा जी हैं और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्राध्यापक हैं। इन्हें एक होनहार शोध छात्र की आवश्यकता है। क्या तुम इनके साथ शोध छात्र के रूप में कार्य करना चाहोगे? रूंधे गले से मैं बहुत मुश्किल से हाँ कह पाया। समझ नहीं पा रहा था ईश्वर को, साथ में मैडम को भी कैसे धन्यवाद दूं। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। लगा जैसे समंदर में थपेड़े खाती नाव को किसी की अज्ञात हाथों ने उठाकर किनारे पर रख दिया हो। मगर अभी तो कई आश्चर्य आने वाले थे जिनसे मैं बहुत अनजान था। एक दिन जब मैं संस्थान से देर शाम घर पहुंचा तो मेरी बहन सुचित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा, बाऊदी, भाभी को लाने की तैयारी हो रही है। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मगर जब अंदर गया तो देखा मैडम, उनके पति और दीप्ति के साथ चाचा सब बैठे थे। मेरी बुआ पूरे परिवार के साथ उनकी खातिरदारी में जुटी हैं। मैंने सबों को नमस्ते किया और सीधा आंगन की तरफ भाग लिया। सुचित्रा, यह क्या हो रहा है? कहा ना तुम्हारी दीप्ति अब इस घर में मेरी बहू बनकर आ रही है। यह सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही बुआ ने मुझे अंदर आने को कहा। देख, ये लोग दीप्ति से तेरा लगन तय करने आए हैं और मैंने दादा, मेरे बाबा की अनुमति से हाँ कह दिया है। तुझे कुछ कहना है? मगर वह तो मेरी विद्यार्थी नहीं है, फिर उम्र का भी फर्क। आप लोगों ने कैसे ये सब सोच लिया? मैं मुश्किल से बोल पाया। दीप्ति के चाचा जी, जो मेरे शोध निदेशक भी थे, मुस्कुराते हुए कहा, सौरभ, संबंध अचल नहीं होते, वे भी चलायमान होते हैं। उनकी भी गतिकी होती है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पत्नी पूर्व छात्र रही है। जहाँ तक उम्र का प्रश्न है तो वह तुमसे केवल 7 वर्ष कुछ महीने छोटी है, जो स्वीकार्य है। मैंने दीप्ति की भी स्वीकृति ले ली है। यह रिश्ता उस पर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि वह इस रिश्ते से बहुत खुश है और तुम्हें अपना जीवन साथी पाकर उसे गर्व महसूस होगा। अब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। कहता भी तो क्या, जब सहपरिवार और खुद दीप्ति को भी ये रिश्ता मंजूर था और उनके इतने उपकार, वो सब कैसे भूल सकता था मैं। इस तरह एक पूर्व छात्रा जीवन संगिनी बनकर मेरी जिंदगी में प्रवेश कर गई। शादी के संपन्न होने और पीएचडी की डिग्री मिलने में बस 1 महीने का अंतराल रहा। स्वाभाविक था मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया। जिम्मेदारियां तो बढ़ ही गई थी, पर अब सहयोगी और मार्गदर्शक भी बहुत थे। फिलहाल मुझे 2 कार्य एक साथ करने पड़ रहे थे। एक तरफ कॉलेज विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य की तलाश और दूसरा अपने संस्थान में शोध सहायक की नौकरी। इसे संयोग ही कहेंगे कि 3 महीने बाद मेरे संस्थान में
अनुप्रयुक्त गणित पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पहले से होना तय था। आयोजन समिति ने इसके वैज्ञानिक सत्र में मौखिक प्रस्तुतिकरण हेतु मेरा भी एक शोध पत्र चयनित किया था। इसी के साथ विदेश से आए आमंत्रित वैज्ञानिकों ने मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के टुकड़े की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऐसे में उनके साथ अपने विषय पर वार्तालाप और विचार विमर्श का पर्याप्त अवसर मिलना स्वाभाविक था। उनसे मैं एक सज्जन और मेरे शोध पत्र ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उस पर आधारित एक रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार किया और उसके वित्त पोषण की स्थिति में मुझे अपने विश्वविद्यालय में आने का निमंत्रण दिया। यह भी वादा किया कि वे विश्वविद्यालयों में मेरे लिए उपयुक्त स्थान तलाशने में मदद करेंगे। मैंने जब ये सारी बातें अपने शोध निदेशक दीप्ति के चाचा जी के साथ साझा की, उन्होंने इस प्रस्तावित प्रवास में एक और अनुच्छेद जोड़ दिया। वह था मेरे और दीप्ति के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था। सच बताऊं तो उस समय तक मैं इसका अर्थ भी नहीं समझता था। कुछ ही महीने बाद कई राष्ट्रीयता का छलांग लगाते हुए मैं 7 समंदर पार आकर ऐसे बसा कि यहीं का होकर रह गया। कभी कभी अपनी इस यात्रा भारतीय गर्भ में पाकिस्तानी बांग्लादेशी पुनः भारतीय अमेरिकी पर विचार करता हूँ तो खुद नहीं समझ पाता कि यह सब हुआ कैसे। यहाँ आकर एक बार मैंने पुनः फिर से 6 अर्श तक की यात्रा दीप्ति के साथ पूरी करने के लिए कमर कस ली और इसमें सफल भी हुआ। हमने साथ में यात्रा कर खूब आनंद लिया। दीप्ति बहुत अधिक खुश थी और हाँ, इतना अवश्य था कि मेरी सफलता में यदि मेरी लगन और कठिन परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा तो मेरे मेंटर वरीय अमेरिकी प्राध्यापक के संग मेरे सौभाग्य ने भी खूब साथ दिया। अकेडमिक सीढ़ियां चढ़ते एक रिकॉर्ड समय में मैं सुप्रसिद्ध शिकागो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी प्राप्त करने में सफल हुआ। खैर, उस संघर्ष की कहानी फिर कभी। आज की तिथि में मेरी बहन सुचित्रा के सिवा वे सारे किरदार जिन्होंने मेरी जिंदगी में अहम रोल अदा किए जा चुके हैं। अब यहाँ तक आकर उससे ना मिलूं, यह उसके और मेरे प्रति अन्याय होगा। इसी कारण मैंने शिकागो से चलने के पूर्व ही बनारस से कलकत्ता तक का टिकट ले लिया था। अब कल प्रातः ही सुचित्रा से मिलने के लिए निकल पड़ूंगा। मुझे यूँ अचानक आया देख वह तो बच्चों की तरह उछल पड़ेगी। हाँ, मुश्किल यह है कि उसे उसकी बऊदी के छोड़ चले जाने के बाद भी बतानी होगी, जिसे मैंने अब तक छिपाए रखा था। एक बार ख्याल यह भी आया था कि इसी के साथ राजशाही की यात्रा भी कर लूं। वहां से रात के अंधेरे में पलायन करने के पश्चात फिर कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। अगर मध्य सत्र में समाभाव था, अतः वहां की यात्रा को फिर कभी के लिए स्थगित कर दिया। जानता हूँ वह फिर कभी शायद ही आए। जब मैं सुचित्रा के घर पहुंचा तो मेरी सोच अनुसार मुझे ऐसे अचानक देख उछल पड़ी, लेकिन जब उसके बाउदी की बात मैंने उसे बताई तो वह फूट फूट कर रो पड़ी और मुझसे गुस्सा हो गई कि मुझे पराया समझा, जो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। किसी तरह उसे समझाया बुझाया, उसे शांत किया, बस फिर कुछ क्षण उसके यहाँ रुक कर फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट से बताया। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।